म्यूजिक का शोर हर तरफ फैला हुआ था। लड़के और लड़कियां मिलकर अलग अलग डांस स्टेप ले रहे थे। बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने डांस के जलवे बिखेर रहे थे। शादी का हॉल इस वक्त मेहमानों से भरा हुआ था। अमीर तबके से ताल्लुक रखने वाले हर लोग आज रजत चौहान के बेटे आदित्य चौहान की शादी में मौजूद थे। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे सबकी नजरों का केंद्र बने हुए थे। वहीं सामने खड़ी वो लड़की बिना पलक झपकाए स्टेज की तरफ देखे जा रही थी। वो एकता थी, पूरी तरह सादगी और मासूमियत की तस्वीर। आदित्य की मोहब्बत, लेकिन ये मोहब्बत छीन ली गई थी क्योंकि ये एक गरीब बाप की बेटी थी और आदित्य चौहान एक अमीर खानदान का इकलौता वारिस था। उसकी शादी आरोही से हुई थी जो उसकी बराबरी के परिवार से थी। आरोही खूबसूरती में एकता की तरह ही थी, लेकिन बेहद मॉडर्न, जबकि आदित्य को एकता जैसी लड़कियां पसंद थीं जो अपनी खूबसूरती को सादगी में छुपाकर रखती थीं। वो तो दिल से एकता को अपना जीवन साथी चुन चुका था, लेकिन उसके पिता रजत चौहान ने अपनी मर्जी थोप दी और अपने दोस्त संजय चौहान की बेटी आरोही को अपनी बहू बना लिया, जिससे उनके बिजनेस को भी फायदा होना था और समाज में उनका रुतबा भी बना रहता। एकता, यहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, सब यही हैं। एक लड़की ने उसे अपनी तरफ खींचा तो उसकी नजरें स्टेज से हट गईं। क्या हो गया था? अगर वो गरीब थी तो क्या हुआ? वो आदित्य की अच्छी दोस्त थी, लेकिन रजत चौहान ने अपने बेटे के लिए उसे ठुकराकर अपने दोस्त की बेटी को चुन लिया। तुम भी आ जाओ, सब एंजॉय कर रहे हैं। उस लड़की ने उसे डांस फ्लोर पर बुलाया। नहीं रीता, मुझे डांस नहीं आता, प्लीज तुम जाओ। उस घर की बाकी लड़कियां महंगे लिबास में सजी हुई थीं और किसी ने दुपट्टा तक नहीं लिया था, जबकि एकता ने फुल स्लीव ड्रेस के साथ दुपट्टा लिया हुआ था। एक नजर में पूरे हॉल में अगर कोई अलग दिख रहा था तो वही एकता थी। अब डीजे पर तेज म्यूजिक चल रहा था। लड़के लड़कियां मिलकर शोर मचा रहे थे और उन्हीं के बीच एकता बिल्कुल बेगानों की तरह अलग और अनजानी लग रही थी। अचानक उसका दिल घुटने लगा और वो वहां से बाहर निकल गई। आदित्य की नजरों ने उसकी बस एक झलक पकड़ी थी और फिर वो बाहर चली गई। आदित्य को लगा शायद उसने गलती कर दी है। एक ऐसी लड़की को ठुकरा दिया जो चाहने के काबिल थी और एक ऐसी को अपना लिया जो किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। आरोही इतनी मगरूर थी कि अपने से कम हैसियत वाले को देखना भी गवारा नहीं करती थी। उसका अंदाज, उसका एटीट्यूड, उसकी सोच कुछ भी आदित्य से मेल नहीं खाती थी। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी। अब उसे अपने दिल को काबू में रखना था। उसने पलटकर अपनी दुल्हन को देखा, जिसका ध्यान सेल्फी लेने वाली सहेलियों पर था। उधर एकता भागते हुए उस घुटन भरे माहौल से बाहर निकली। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन शादी हॉल को लाइट से सजाया गया था। दूर दूर तक रोशनियां बिखरी हुई थीं। वो सड़क पर आ गई। पीछे मुड़कर उन रोशनियों को देखा। एक आंसू उसकी गरीबी पर निकल आया। वो आंसू पोंछे बिना तेजी से आगे बढ़ी कि अचानक सामने से आती एक बाइक से टकरा गई। बाइक वाले ने जोर से ब्रेक लगाया। बाइक का कुछ हिस्सा एकता से टकराया और वो पीछे जा गिरी। बाइक वाला भी बाइक समेटकर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। एकता ने मुश्किल से खुद को संभाला। उसकी बाजू और टांग पर चोट आई थी। वो लड़खड़ाते हुए उस शख्स के पास गई जो बेहोश पड़ा था। हेलमेट दूर जा गिरा था। वो जिंदा है या नहीं, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। हेलो मिस्टर, आप ठीक हैं? एकता झुककर पूछने लगी, लेकिन वो आंखें बंद किए बिल्कुल सीधा पड़ा रहा। घबराकर एकता उसके चेहरे के पास झुकी ताकि उसकी सांसें सुन सके। तभी अचानक उस शख्स ने आंखें खोल दी। एकता डरकर पीछे हट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो गहरी सांस भरते हुए उस शख्स को घूरने लगी, जैसे उसे डांट रही हो, जो बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। एकता ने घूरते हुए उस हाथ को अनदेखा कर दिया और खुद ही उठ खड़ी हुई। वो लंगड़ाते हुए अपना बैग उठाने लगी जो वहीं पास में गिरा था। आपको मदद चाहिए? वो अपनी बाइक उठाते हुए उससे पूछ रहा था। एकता ने मुड़कर फिर से सख्त नजर से उसे देखा और बैग खोलकर मोबाइल निकाला। मोबाइल की चार्जिंग खत्म होने की वजह से बंद पड़ा था। उसे कैब करनी थी और घर जाना था और सच में इस वक्त उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन किसी अनजान शख्स से मदद लेना उसे मंजूर नहीं था। वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गई। उसकी लंगड़ाहट देखकर विजय शर्मा ने होठ भींच लिए। आपको चोट लगी है मिस, आप बाइक पर बैठिए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। उसकी बात पर एकता ने कदम रोक लिए। वो अपनी बाइक उसके साथ साथ चलाते हुए बोला, थैंक यू,
आपने ये चोटें दी है ना, यही काफी मदद है। एकता ने तंज कसते हुए कहा। यार, ये तो बस एक हादसा था। आप अचानक सामने आ गई तो मैं क्या करता। आपको बचाने के चक्कर में मैंने अपनी हैवी बाइक भी दांव पर लगा दी। देखिए तो कितनी डैमेज हो गई है। उसने अफसोस से सिर हिलाते हुए कहा। अगर आपको लगता है कि ये सब कहकर आप मुझसे बाइक की मरम्मत के पैसे निकलवा लेंगे तो फिर भूल जाइए। आप ही बाइक को हवाई जहाज बनाकर उड़ा रहे थे और फिर खामोखा मुझे ठोक दिया। एकता माथे पर बल डालकर बोली और आगे बढ़ गई। विजय के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आई एम सो सॉरी मिस, पूरी गलती मेरी है। प्लीज बैठ जाइए, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा जहां आपको जाना है। इस बार उसका लहजा गंभीर था। मुझे आपकी किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं चाहिए। प्लीज रास्ते से हट जाइए। एकता अब की बार गुस्से से बोली, लेकिन विजय भी पास से हटकर खड़ा हो गया। अब वो शादी हॉल से काफी दूर निकल आई थी। लंबी सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उसे यूं अकेला छोड़ना भी सही नहीं था। मिस, मान जाइए मेरी बात, मैं शरीफ आदमी हूँ। ये रहा मेरा आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक के कागज। आप चाहें तो अपने पास रख लीजिए अगर भरोसा नहीं है, लेकिन प्लीज बाइक पर बैठ जाइए। अभी बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, या फिर आप किसी को फोन करके बुलवा लें। अब की बार उसका लहजा बहुत संजीदा था। मुझे आपका मशवरा नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। एकता कठोर आवाज में बोलकर आगे बढ़ी। विजय ने बाइक रोक दी और उसे जाते हुए देखता रहा। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। विजय ने हाथ के हैंडल पर कस गए। हेलो लेडी, आ जाओ, जहां जाना होगा छोड़ देंगे। कार में बैठे दो लड़के देखने से ही आवारा लग रहे थे। अपना रास्ता नापो, एकता गुस्से से बोली। उनमें से एक लड़का फौरन कार से निकलकर एकता की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो उसे छू पाता, विजय की बाइक तेजी से आकर उनके बीच आ खड़ी हुई। स्टे आउट, विजय ने सख्त नजरों से घूरते हुए कहा। ये लड़की हमने पहले देखी है, इस पर पहला हक हमारा है। लड़का घूरते हुए बोला। एकता के तो रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे शादी हॉल से अकेले निकलने का पछतावा हो रहा था। अगर सलामत रहना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब फौरन निकलो, विजय गुस्से से चिल्लाया। अगर तेरी है तो अकेली क्यों छोड़ी हुई है, संभाल कर रखना, नहीं संभलती तो हमारे हवाले कर। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विजय का एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर लगा और वह लड़का जमीन पर गिर पड़ा। विजय ने उसे 2-4 और घूंसे मारे। अरे छोड़ दे, मर जाएगा वो। दूसरा लड़का बाहर आया और विजय को पीछे खींचा। विजय ने उसे कॉलर से पकड़कर धक्का दिया। 2 मिनट में यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें भी पीट पीट कर अधमरा कर दूंगा। दोनों लड़के वहां से भाग खड़े हुए। विजय अब एकता की तरफ बढ़ा। एकता उससे थोड़ा डर गई थी। वो बाइक पर बैठा और एकता को घूर कर बोला, बैठोगी या उठा के बिठाऊं? उसका लहजा काफी सख्त था। मुझे इस बाइक पर बैठना नहीं आता, एकता ने घबराकर कहा तो वो सिर हिलाते हुए बोला, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, एडजस्ट करना पड़ेगा। एकता ने गहरी सांस ली और उसकी हैवी बाइक पर बैठ गई। अपने दुपट्टे को संभाल कर बैठिए मिस, वो गर्दन मोड़कर हिदायत देता हुआ बोला। मुझे इंस्ट्रक्शंस मत दो, मैं पहले ही बहुत कंफ्यूज हूँ। एकता उसके पीठ की तरफ देखते हुए बोली। यू कैन होल्ड मी, उसने हेलमेट पहनते हुए कहा। नो नेवर, बिल्कुल नहीं, टच नहीं कर सकती। टच करने को कौन कह रहा है, होल्ड करने को कह रहा हूँ, वरना अगर गिर जाओगी तो। और वैसे भी इस वक्त हालत मजबूरी की है, ऐसी हालत में मदद लेना जरूरी है, वो बोला और बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ा दी। स्पीड बहुत कम रखी और एकता उसकी जैकेट को हल्के से थामे बैठी थी, लेकिन फिर भी उसे छुआ नहीं। उसके इस मासूम से एक्सप्रेशन पर विजय शर्मा मुस्कुरा गया। एड्रेस बता दो, वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोला तो एकता जो सांस रोके बैठी थी धीरे से उसके कान के पास अपने घर का एड्रेस बताने लगी। उसकी सांसों की हल्की सी गर्माहट विजय के कानों पर लगी तो वो अनायास झिझक गया। कुछ देर बाद वो उसे उसके घर के बाहर उतार रहा था। अपने जख्म पर मरहम लगा लो और आगे से रात के वक्त अकेले बाहर मत निकला करो। जरूरी नहीं हर कोई विजय शर्मा जैसा शरीफ निकले। हेलमेट हाथ में थामे वो उसे समझा रहा था। एकता अच्छे से समझ रही थी, फिर बोली, हो गया तुम लेक्चर, अब निकलो। सुनो, उसने पीछे से पुकारा, अपना नाम तो बता दो। क्यों, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी है? एकता ने ताना मारा। नहीं, कार्ड छपवाना है शादी का, विजय हंसते हुए बोला।
रात को एक खूबसूरत लड़की से टकराया और जिंदा सलामत लौट रहा हूँ। तो आपका नाम पता हो? नहीं बताया तो क्या करोगे? पत्थर उठाकर मारोगे? एकता की आंखों में हल्की हंसी थी। उसके कानों तक दौड़ गई और होठों से मुस्कान छूट गई। जा रहा हूँ मिस अकड़ू। हेलमेट पहनकर उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। पागल कहीं का, रात को भटकने वाला। एकता बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। अंदर अनीता कब से उसका इंतजार कर रही थी। इतना लेट क्यों हो गई हो एकता? और क्या हुआ? उसे लंगड़ाते हुए देखकर वो परेशान हो गई। कुछ नहीं माँ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। शुक्र है बच गई। क्या जरूरत थी वहां जाने की? गोली मारो इन अमीरों को। जितने अमीर हैं उतने ही गुरूर वाले। अनीता की आंखें आंसुओं से भर आईं। यही गुरूर तो देखने गई थी माँ। खैर, दफना आई हूँ। अपने सारे जज्बात वहीं। अब आपके सामने एक नई एकता है। अम्मा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। किसी और शहर चलेंगे जहाँ उनकी शक्लें भी ना देखनी पड़े। वो अपनी टांग सीधी करते हुए करहाई। दफा करो उन्हें, मैं तुम्हारे लिए मरहम पट्टी लाती हूँ। अनीता फौरन उठी। एकता ने आंखें मीच ली। उसी वक्त उसे आदित्य की बातें याद आईं। एकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जानती हूँ हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। भले ही मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। एकता ने उसे समझाना चाहा। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, पर एकता जानती थी कि उसके घर वाले किसी भी सूरत में इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन आदित्य नहीं माना। उसने कहा वो बात करेगा, घर पर सबको मनाने की कोशिश करेगा। और जब आदित्य ने घर जाकर अपने पिता रजत चौहान से इस रिश्ते की बात की तो वो भड़क उठे। उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि उसका रिश्ता अपने दोस्त की बेटी आरोही के साथ वो तय कर चुके हैं। आदित्य ने बहुत कोशिश की कि वो मान जाए, लेकिन वो नहीं माने। यहाँ तक कि उन्होंने ये धमकी भी दे दी कि अगर आदित्य ने उनकी बात ना मानी तो वो उसकी माँ को घर से निकाल देंगे। आदित्य ने अपनी माँ की खातिर आरोही से शादी कर ली। एकता उस पल बहुत टूट गई थी। गरीबी इंसान का कहाँ कहाँ इम्तिहान लेती है, यही सोचकर वो रह गई। उसकी आंख से आंसू गिरा, लेकिन उसने जल्दी से साफ कर लिया। रात गए जब वो कमरे में आया तो आरोही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने नाखूनों से नेल पॉलिश उतार रही थी। उसने एक सरसरी सी नजर आदित्य पर डाली और फिर अपने काम में लग गई। मुझे तो लगा आज तुम कमरे में ही नहीं आओगे, वो नाखूनों पर फूंक मारते हुए बोली। क्यों? आदित्य ने नजरें चुराई और अलमारी की तरफ बढ़ गया। हाय, शोक नहीं मनाना था? आरोही अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर बोली। उसका रेशमी गाउन उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। शोक तो अब पूरी जिंदगी का है, तो क्या सारी जिंदगी कमरे में नहीं आऊंगा? आदित्य ने उसका ड्रेस देखते हुए नजरें फेर ली। शादी का जोड़ा उतार देने पर उसके दिल में और तलखी बढ़ गई थी। हाँ, ये तो है। और इस शोक को मनाते मनाते तुम्हारी सांसें खत्म हो जाएंगी, लेकिन शोक खत्म नहीं होगा, आरोही ने तंज कसते हुए कहा। और फिर बोली, खैर तुम मनाते रहो शोक, मुझे तो नींद आ रही है। वो अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर जा गिरी। आदित्य सिर हिलाते हुए बाथरूम में घुस गया। आदित्य चौहान, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं भी आरोही हूँ, वो गुस्से में बड़बड़ाई। उसे पता था कि आदित्य ने उससे शादी करने से पहले इनकार कर दिया था, और वजह थी एकता। वही एकता जिसे पूरा मोहल्ला सीधी सादी कहता था, जबकि आरोही आजाद ख्याल थी और अपनी मर्जी से जीने वाली। इसके बावजूद उसे आदित्य पसंद था, और जब उसके पिता ने पूछा कि वो आदित्य से शादी करना चाहती है या नहीं, तो उसने फौरन हामी भर दी। लेकिन बाद में जब सच पता चला कि आदित्य के दिल में एकता है, तब से उसके दिल में मोहब्बत की जगह नफरत घर कर गई थी। बाथरूम का दरवाजा खुला तो वो सोने का नाटक करने लगी। आदित्य तौलिए से बाल सुखाता हुआ आईने के सामने खड़ा हो गया और वहीं बिस्तर से ही पर लेटी हुई वो आरोही को देखने लगा। उसकी खूबसूरती पूरे खानदान में मशहूर थी, लेकिन आदित्य ने उस पर कभी नजर डालनी ही नहीं चाही। उसकी आंखों में हमेशा एकता की मासूमियत और शर्म हया बसी थी। बाकी किसी की खूबसूरती उसे छू भी नहीं सकती थी। वो खुद पर परफ्यूम छिड़क कर बिस्तर पर आ गया। उसने लाइट ऑफ कर दी और सिर्फ साइड लैंप ऑन रखा। बैग पर टेक लगाए हुए वो मोबाइल यूज करने लगा। ओफो, कितनी तेज खुशबू लगा रखी है। क्या ख्वाब में डेट पर जाना है? आरोही ने करवट बदल कर कहा
और अपनी नाक पर हाथ रख लिया। मेरे पास ख्वाब में भी इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं डेट करूं, आदित्य ने रूखे लहजे में जवाब दिया। देखने से तो यही लग रहा है कि कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं नवाब साहब की, अब ख्वाब में पूरी करने जा रहे हो। वैसे भी अब ख्वाब ही देख सकते हो जिनकी कोई हकीकत नहीं है। आरोही ने तीखे शब्दों से चोट की। जानता हूं, हकीकत बहुत भयानक है, आदित्य ने सीधा वार कर दिया। आरोही का गुस्सा और भड़क गया। एक से बढ़कर एक लड़के मेरी एक नजर के इंतजार में बैठे थे और मैंने तुम्हें चुना। बेहतर होगा आंखें बंद करो और ख्वाबों में भी भटकने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी वाकई में भयानक बना दूंगी। उसकी आंखों के जुनून ने पल भर को आदित्य चौहान को चौंका दिया। अपनी ये बटन जैसी नजरें हटाओ मुझसे, वो करवट बदलते हुए बोली। जुबान तो देख ही लिए हैं, और क्या रह गया है देखने को। आदित्य चौहान ने मोबाइल मेज पर रखा और सर तकिए पर गिरा लिया। आरोही को तंग करने में उसे एक अजीब सा मजा आने लगा। उसे लगा कि शायद वो उसे पसंद करती है। चाहना और चाहे जाना दो अलग बातें थी। वो एकता को चाहता था, लेकिन आरोही उसे चाहती थी, और ये एहसास उसके लिए नया था। बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हें दिखाऊं, आरोही बोली और दूसरी तरफ करवट बदल ली। मुझे शौक भी नहीं है, उसने कहा, लेकिन इस बार वो खामोश रही। कुछ ही देर में आदित्य चौहान नींद की वादियों में खो गया। आरोही उसकी तरफ मुड़ी, उसके हल्के खर्राटों को महसूस करती रही। वो जरा उसके ऊपर झुकी और उसके चेहरे के हर नक्श को गौर से देखने लगी। उसका चौड़ा माथा, उसकी घनी पलकें, न जाने असली हैं या नकली। उसकी हल्की काली दाढ़ी, जिसके पास एक छोटा सा तिल था जो करीब से देखने पर ही नजर आता था। आरोही की आंखें उसके हर नक्श को महसूस कर रही थीं। फिर खुद को रोक लिया। उसकी पलकें भारी हुईं। आज की इतनी अहम रात तुमने बर्बाद कर दी मिस्टर आदित्य चौहान। अब देखना कैसे तुम्हारी हर रात मैं बर्बाद करूंगी। मेरी नजदीकियों को तरसोगे, लेकिन मैं सिर्फ तरसाऊंगी तुम्हें। आरोही तकिए पर सिर रखते हुए गहरी सांस लेकर आंखें मूंद गई। एकता बेटा उठो, तबीयत कैसी है? बुखार तो नहीं है? अनीता जी उसके पास आकर हालचाल पूछने लगी। एकता ने नींद आंखों से माँ को देखा। माँ सोने दो ना, थोड़ी और देर, नींद आ रही है। बहुत मुश्किल से नींद आई, मैं तो बस हाल पूछ रही थी। चलो सो जाओ, जब उठोगी तो तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी। और ये देखो, कोई तुम्हारे लिए छोड़ कर गया है, साथ में एक कार्ड भी है। अनीता जी ने फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया। ये कौन लाया है? एकता की आंखें तुरंत खुल गईं। फूलों की खुशबू सूंघते ही उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। पता नहीं बेटा, कोई कोरियर वाला दे गया था। अब जब तुम उठी गई हो तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, कहकर अनीता जी रसोई की तरफ चली गईं। एकता उस गुलदस्ते में लगा कार्ड खोलने लगी। उस पर लिखा था, फॉर समवन वेरी स्पेशल, गेट वेल सून। छोटी सी पंक्ति पढ़कर एकता के माथे पर बल पड़ गए। कौन हो सकता है जिसने इतना प्यारा गुलदस्ता भेजा है? उसने गुलदस्ता एक तरफ रखा और उठकर बाथरूम चली गई। आज उसे नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना था। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि सोचती रहे कि ये गुलदस्ता किसने भेजा। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अमीर बनना। उसे अब और गरीब होने का मजाक नहीं सहना था। वो आदित्य चौहान के बराबर खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालना चाहती थी। इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी, और वो जानती थी कि यही उसका रास्ता है। उधर आदित्य चौहान गहरी नींद में था, जब अचानक किसी ने पानी का पूरा जग उस पर उड़ेल दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने खड़ी आरोही के चेहरे पर इंतहा गुस्सा था। आदित्य चौहान ने पहले नासमझी से देखा, फिर अपनी हालत पर गौर किया। वो पूरा पानी से भीगा हुआ था। उसने झटके से गीले बाल पीछे किए और आरोही की तरफ गुस्से से देखा। क्या बेहूदगी है ये कौन सा तरीका है किसी को जगाने का? वो भड़क गया। मैंने तुम्हें जगाया नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी है, आरोही ने हर शब्द दबाकर कहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को खत्म कर देता जिसके साथ पहली ही सुबह इतनी कड़वी बात हुई। किस गुनाह की सजा की बात कर रही हो? और कौन सी सजा? सबसे बड़ी सजा तो तुम हो, जिसे पापा ने मुझे उम्र भर के लिए दे दिया है। आदित्य चौहान गुस्से से दांत पीसते हुए अपने कपड़े बदलने लगा। अच्छा, मैं सजा हूं तो क्या चाहते थे तुम? एकता के रूप में इनाम? वो उसके करीब आकर लगभग 1 इंच की दूरी पर खड़ी होकर बोली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था।
आगे से अपने मुंह से एकता का नाम मत लेना, वरना बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? मिस्टर आदित्य, आप जो मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से छोड़ा नहीं करते। अरे आप तो उनमें से हैं जिसने ना तो मोहब्बत ही निभाई और ना ही शादी को निभा पा रहे हो। उसने दोनों बाजुओं से झकझोरते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे भी, जब तुमने मुझे ये जख्म दिया। अगर दिल में एकता है तो मेरे करीब मत आना। उसने हाथ पे लाल निशान दिखाते हुए कहा। समझे तुम? वो गुस्से से बोली। एक पल को आदित्य चौहान सोच में पड़ गया। ये कब और कैसे? उसे शक होने लगा। आगे से मेरे साथ बिस्तर पर सोने की जरूरत नहीं, और ये सब बकवास बंद करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आदित्य चौहान ने उसकी बात काटी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? गौर से देखो, ये तुम्हारा दिया हुआ निशान। हाँ, इसे प्यार तो नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे बीच प्यार जैसा कुछ है ही नहीं। आरोही अपनी ही बात का विरोध करती जा रही थी, जबकि आदित्य चौहान की नजर बार बार उसके निशान पर जा रही थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि कब ये सब हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों चौंक गए। आरोही उसी हालत में दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक आदित्य चौहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। कहाँ जा रही हो? हालत देखो अपनी, जाकर बदल लो। नाइट गाउन में वो माथे पर बल डाले बोला। तुम मुझे टच कैसे कर सकते हो? आरोही ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली। और एक बात, मुझ पर हुक्म मत चलाना कि ये पहनो या वो मत पहनो। मैं आरोही हूँ, आरोही। मैंने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप तक को दखल देने की इजाजत नहीं दी है, तो तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? उसके इस ठंडे लहजे ने आदित्य चौहान को और भड़का दिया। दरवाजा अभी भी लगातार बज रहा था, मगर आदित्य चौहान को परवाह ही नहीं थी। उसने अचानक आरोही को उठाया और कमरे से जुड़ा ग्लास डोर खोलकर बाहर निकल गया। वहां पास ही एक स्विमिंग पूल था। आदित्य चौहान ने बिना किसी लिहाज के उसे पानी में जोर से फेंक दिया। आरोही अचानक पानी में डूबती सी बाहर निकली और बाल पीछे करते हुए गुस्से से उसे देखने लगी। अब इस हालत में जाओ बाहर, और ज्यादा प्यारी लग रही हो। वो दोनों हाथ आपस में बांधे तंज कसते हुए बोला और फिर अंदर चला गया। आरोही ने गुस्से में पानी पर हाथ मारा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आदित्य चौहान। वो तैरकर किनारे पर आई और बाहर निकल गई। उसका पूरा गाउन पानी में भीगा हुआ था। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश की। कुछ देर वो वहीं बैठी रही, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आने दिए। वो आरोही थी, कमजोर लड़की बिल्कुल नहीं। बदला लेने का पूरा इरादा करते हुए वहां से उठी और फिर कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर आते ही उसने देखा कि आदित्य चौहान बाथरूम से निकल रहा था। उसके हाथ में तौलिया था। उसने वो तौलिया आरोही को पकड़ाया और उसके बालों पर रखते हुए पोंछने लगा। आरोही बिल्कुल खामोश खड़ी रही। आगे से पंगा लेने से पहले सोच लेना कि सामने कौन है। तौलिया उसके गले पर रखते हुए आदित्य चौहान की नजर उसके हाथ पर पड़े निशान पर गई। अब तक वो हल्का हो गया था। उसने छूना भी जरूरी नहीं समझा और फिर पलटकर जाते जाते उसके कान के पास झुककर बोला। आगे से अगर निशान बनाना तो लिपस्टिक वाटरप्रूफ यूज करना, फिर डिसाइड करेंगे कि ये प्यार भरा निशान है या फिर नफरत भरा। आदित्य चौहान तंजिया हंसी हंसते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर चला गया। आरोही गहरी सांस भरते हुए उस बंद दरवाजे को देखती रही। कितना शातिर है ये आदमी, लेकिन मैं भी बदला लेकर रहूंगी। इधर एकता जॉब इंटरव्यू देने गई थी। वहां उससे जो डिमांड की गई उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कह रही हैं आप? होश में तो हैं? आजकल हर कोई शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, तो जो मैंने बताया है उससे बेहतर कोई शॉर्टकट तरीका हो ही नहीं सकता। चॉइस तुम्हारी है। कुमार पैर पर पैर चढ़ाकर बेबाकी से मुस्कुराते हुए बोला। तेरी चॉइस माइक पे बोल। एकता दहाड़ पड़ी। क्या समझते हो औरत को? कोई बिकाऊ माल है? तुम्हारे घर की बहन बेटी से भी अगर कोई यही कहे तो कैसा लगेगा? हाउ डेयर यू। कुमार गुस्से से खड़ा हुआ। क्यों? बुरा लग गया ना? औरतों को यही जलन होती है। आगे से किसी शरीफ लड़की को खरीदने की कोशिश मत करना, वरना याद रख लेना। एकता चिल्लाई। कुमार गुस्साया हुआ उसके पास आया।
तुम्हारी इतनी औकात है कि मेरे खानदान की औरतों से खुद को बराबरी में लाओ? बिल्कुल नहीं। उनकी औकात तो मुझसे भी कम है, क्योंकि तुम्हारे खानदान में ऐसी परवरिश दी जाती है। एकता ने तंज कसा। उसकी बात सुनकर कुमार का हाथ उठा, लेकिन अगले ही पल एकता ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना इतनी ताकत रखती हूँ कि हाथ जड़ से उखाड़ दूंगी। वो और भी बोलती कि तभी दरवाजा अचानक खुला और विजय शर्मा अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर वो ठिठक गए। कुमार ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, जबकि एकता भी दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन विजय को सामने देखकर ठहर गई। ये सब क्या हो रहा है? विजय ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। यार विजय, ये लड़की इंटरव्यू देने आई थी और यहाँ आकर बदतमीजी करने लगी, यहाँ तक कि मेरे खानदान की औरतों को भला बुरा तक कह डाला। कुमार ने नफरत से कहा। और तुमने उस पर हाथ उठा लिया? विजय ने सख्त लहजे में पूछा। हाँ, गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। निकलो मेरे ऑफिस से, विजय चिल्लाया। लेकिन पूरी बात तो सुनो। कुमार ने कोशिश की। एकता बोली, आपका ये दोस्त इंटरव्यू की बजाय मेरे साथ गलत डिमांड कर रहा था। शट अप। विजय पहली बार गुस्से से चिल्लाया कि एकता भी सहम गई। उनका हाथ उठा था, पहली बार अपने जिगरी दोस्त पर। गुस्सा करके वो खुद हैरान रह गए। विजय, तूने दूर दराज की एक लड़की के लिए मुझ पर अपनी जुबान संभालो कुमार, वरना जेल भिजवा दूंगा। विजय ने पास आते हुए सख्त नजरों से उसे देखा। कुमार गहरी सांस लेकर एकता को एक नजर घूरता बाहर चला गया। प्लीज बैठिए। अब की बार विजय का लहजा नरम था, मगर एकता अभी भी उनके गुस्से और माहौल से सख्त खफा थी। मिस, बैठ जाइए। विजय के दोबारा कहने पर वो एक चेयर पर बैठ गई। विजय ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया तो एकता ने 2 घूंट लेकर छोड़ दिया। आपके दोस्त की सोच बहुत घटिया है। अफसोस है कि आपके करीबी लोग ऐसे ही हैं। मुझे भी आज ही पता चला है। विजय ने उसकी फाइल की तरफ इशारा किया। क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं, मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी। एकता ने तुरंत फैसला सुना दिया। क्यों? मैं यहाँ हूँ ना, मेरे होते डरने की जरूरत नहीं। ये मेरी गारंटी है। विजय बस किसी तरह उस लड़की का नाम जानना चाहता था जो सीधे उसके दिल में उतर गई थी। यह ऑफिस आपका है? एकता ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, मैं ही मालिक हूँ यहाँ का, विजय ने जवाब दिया। अच्छा, या फिर आप पार्टनर हो? वो इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो इंटरव्यू ले रही हो। ये ऑफिस मेरा अकेले का है मिस। वो तो सिर्फ दोस्त था, एक प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहा था और अब वो भी खत्म समझो। विजय शर्मा ने उसे तसल्ली दी। अच्छा ठीक है, आप मुझे एक अच्छे इंसान लगे हैं, एकता ने मुस्कुराते हुए कहा और फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। वो रात से बिल्कुल अलग लग रहा था। उस वक्त वो बहुत संजीदा और संभला हुआ था। रात वाली चमक दमक कहीं गायब थी। शायद यही उसकी पर्सनैलिटी का असर था कि एकता भी तुम आपकी जगह बोल रही थी। बेफिक्र रहिए, आप मुझे हमेशा अच्छा इंसान ही पाएंगी। विजय बड़े आत्मविश्वास से बोला। तो फिर कल से ज्वाइन कर सकती हैं। मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनने में आपको कोई ऐतराज तो नहीं? उसने धीमे से पूछा। सैलरी पैकेज अच्छा होगा ना? एकता ने हल्का सा तंज कसते हुए कहा। विजय के होठों पर मुस्कान आ गई। बिल्कुल। उसने इंटरकॉम पर मृदुल मेहरा को बुलाया। मैं आज से ही ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? एकता ने फौरन कहा। नहीं, आप कल से आइएगा, आज आपको आराम की जरूरत है। विजय ने उसके पूरे नाम के साथ कहा। एकता को थोड़ा अजीब लगा। वो क्यों बार बार उसे आराम की सलाह दे रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। थैंक यू कहकर एकता उठकर खड़ी हुई। तभी मृदुल मेहरा अंदर आए तो विजय ने उन्हें एकता के बारे में साफ हिदायत दी। वो किसी भी हाल में उस लड़की को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। एकता ऑफिस से बाहर निकल गई तो विजय के चेहरे की हल्की मुस्कान भी धीमी हो गई। वो तुरंत फोन पर बात करने लगा। आज जो कुमार ने किया था उसे वो किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। रजत चौहान ने आदित्य चौहान के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। रिसेप्शन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। इस वक्त शहर और बाहर से आए तमाम बिजनेसमैन और अमीर लोग वहां मौजूद थे। अपनाना तो पड़ा ही। डैड, आपकी धमकी ही ऐसी थी। अपनी माँ के लिए आदित्य कुछ भी कर सकता है। जिसके पति को 32 साल बीत गए पर वो उसका नहीं हो सका, आदित्य ने बेहद संजीदगी से कहा। उसकी बात सुनकर रजत चौहान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एक्सक्यूज मी आदित्य, उनसे कहता हुआ अपनी माँ उमा जी की ओर बढ़ गया, जो एक तरफ खड़ी अपनी कुछ सहेलियों और रिश्तेदारों से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। मम्मा, आदित्य के पुकारने पर
वो उसकी ओर मुड़ी तो उमा जी के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उमा जी ने उसे देखते ही नजर उतारी और सर पर हाथ फेरा। जवाब में आदित्य ने भी माँ को गले लगा लिया। शादी किस शर्त पर हुई थी ये उसकी माँ नहीं जानती थी और आदित्य भी नहीं चाहता था कि वो जाने। माँ बाप अलग हो चुके थे और ये राज वो अपने तक ही रखना चाहता था। स्टेज पर इस वक्त इतनी भीड़ थी कि दिल धड़कने की जगह भी नहीं बची थी। आरोही के सभी दोस्त स्टेज पर मौजूद थे। उसका दोस्ताना दायरा बहुत बड़ा था। यही देखकर आदित्य के माथे पर बल पड़ गए, मगर वो चुप रहा। उसकी नई डबेली दुल्हन का नखरा ही इतना था कि वो अपने दोस्तों को भी खास अहमियत नहीं दे रही थी, सिर्फ 2-3 लड़कियों के अलावा। आदित्य को तो हमेशा से एक उसूल था कि 100 दोस्तों से बेहतर एक सच्चा दोस्त होता है जो मुश्किल वक्त काम आए। वो वहां से हटने ही वाला था कि तभी एक लड़की ने उसका बाजू पकड़कर जबरदस्ती स्टेज पर खींच लिया। वो आरोही की खास दोस्त थी और चाहती थी कि दोनों साथ बैठे ताकि कुछ तस्वीरें क्लिक हो सकें। आदित्य आरोही के पास जा बैठा और चारों तरफ से कैमरे की क्लिक क्लिक शुरू हो गई। तुम्हारे सारे दोस्त बड़े ही एटीट्यूड वाले हैं, कोई एक भी ढंग का नहीं है, उसने धीरे से कहा। हाँ, क्योंकि इनमें एकता नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें सब बेढंग के लग रहे हैं, आरोही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस जैसी कोई हो भी नहीं सकती, आदित्य ने इस बार बुरा मानने के बजाय इत्मीनान से कहा और थोड़ा फैल कर बैठ गया। अरे पीछे क्या कर रहे हो, मेरे लहंगे पर पैर रख दिया है, आरोही झुंझलाकर बोली। लहंगे पर ही रखा है ना, तुम पर तो नहीं, आदित्य ने शरारती लहजे में जवाब दिया। उसी पल उसकी नजरें मिली और सबने उस खूबसूरत पल को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। एक मैसेज में लिखा था, काश उसे मुझसे मोहब्बत हो जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहती, वो मेरा ही है, अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा तो किससे करेगा। उसने करवट ली और आरोही की तरफ देखा। वो बेखबर गहरी नींद में थी। आदित्य चौहान उसके चेहरे को देखता रह गया। ऐसा लगा मानो उसका दिल उसकी पत्नी की तरफ मुड़ गया हो। धीरे से उसने आरोही के ऊपर हाथ रखा। नींद में ही आरोही ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, लव यू आदित्य। वो नींद में भी उसका नाम ले रही थी और अपने प्यार का इजहार कर रही थी, जबकि जागने पर तो हमेशा उससे झगड़ती थी। आदित्य के दिल में उसके लिए गहरी मोहब्बत उमड़ आई। उसने उसके गालों को छुआ। आरोही झटके से चौंक गई और पीछे हटने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहे हो आदित्य, छोड़ो मुझे, वो गुस्से और घबराहट में बोली। उस दिन तुमने यहाँ झूठा ड्रामा किया था ना, सोच रहा हूँ उसे आज सच कर दूं। आदित्य का लहजा धीमा था। हद में रहो आदित्य, मैं आरोही हूँ, एकता नहीं। जानता हूँ तुम मेरी पत्नी हो, कहते हुए उसने उसके होठों को चुप करा दिया। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। आरोही का स्वर धीमा पड़ गया था। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि हार की थकान थी। वो चाहकर भी इस आदमी की मोहब्बत से बच नहीं पा रही थी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं, तुम्हें मेरी मोहब्बत की चाह है, वो फुसफुसाया। आरोही उसे रोकने की कोशिश करती रही, मगर उसकी हर कोशिश धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। आंखों में आंसू भर आए। उसकी निगाहें शिकायत करती हुई आदित्य पर टिक गईं, मानो दिल हथेली पर रखकर उसने उसे सौंप दिया हो। आदित्य ने झुककर उसके माथे को छुआ और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे एक स्पर्श की उसे कितनी जरूरत थी, ये सिर्फ उसकी आंसू भरी रूह ही जान सकती थी। अगले दिन सुबह एकता वक्त पर ऑफिस पहुंच गई। उसे स्पेशल कैबिन मिला था जो बिल्कुल विजय शर्मा के ऑफिस के सामने था, यानी विजय अब उसे दिन रात देख सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो नजर रख सकता था। लेकिन विजय के लिए ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी। वो इस मामले में बेहद संजीदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एकता को कैसे प्रपोज करे। उसकी एक तस्वीर उसने चुपके से अपनी अनीता को भेज दी थी, जो उसके लिए सब कुछ थी। इन दिनों वो उसके पीछे पड़ी थी कि किसी तरह कोई लड़की पसंद कर लो और शादी कर लो। अब तक वे उसे एक से बढ़कर एक लड़कियों की तस्वीरें दिखा चुकी थी। विजय ने उन सबके बदले एकता की तस्वीर भेज दी। थोड़ी देर बाद ही अनीता जी का जवाब आ गया और साथ ही उनकी कॉल भी। अरे विजय, ये कौन है, कितनी प्यारी सी लड़की है, अनीता ने बेहद उत्साहित होकर कहा। विजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छी लगी आपको? अरे अच्छी, बहुत प्यारी है, कितनी सुशील लग रही है, कब मिलवा रहे हो मुझे अपनी बहू से? वो बेहद एक्साइटेड थी। बहुत जल्द अनीता, बस अब तो तैयारी करें, जल्दी ही अब के विजय का घर बसने वाला है, विजय ने खुशी से कहा। तभी अचानक ऑफिस का पियून अंदर आया। सर, मैडम एकता। विजय ने फौरन कॉल काटी और बाहर भागा।
वहां उसने देखा कि एकता ने किसी कर्मचारी को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। मिस एकता, ये क्या हो रहा है? विजय ने धीमे स्वर में पूछा। एकता गुस्से और रोष से कांप रही थी। इसने मेरा दुपट्टा खींचा है। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज भरी हुई। विजय ने उस शख्स की तरफ देखा। वो संजय चौहान था, जो 3 साल से कंपनी में काम कर रहा था और जिसे विजय पर्सनली भी जानता था। वो शरीफ किस्म का इंसान था। इस समय भी थप्पड़ खाकर सिर झुकाए खड़ा था। उसने एक बार भी नजर उठाकर एकता की तरफ नहीं देखा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? विजय ने गंभीरता से पूछा। एकता का जी चाहा कि उसे भी थप्पड़ जड़ दे। आप मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर सकते। मैं कोई पागल हूँ जो ऐसे ही किसी को थप्पड़ मार दूं? विजय ने तुरंत आदेश दिया। संजय, तुम जाओ और बाकी सब भी अपने काम पर लगो। उसकी सख्त नजर से सब वहां से हट गए। मिस एकता, आप मेरे साथ चलिए, विजय बोला और आगे बढ़ गया। एकता वहीं खड़ी रह गई। क्या हुआ? आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? आप मेरी बात पर शक कर रहे हैं? उसकी आंखों में शिकवा था। आप मेरे साथ आइए, फिर बात करता हूँ, विजय ने शांति से कहा। एकता होंठ भींचते हुए उसके पीछे चली गई। ऑफिस में विजय ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और पानी का गिलास पकड़ाया। विजय मन ही मन मुस्कुराया। अभी तो बीवी नहीं बनी और इतने नखरे दिखा रही है। जब बीवी बन जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा? इतने में उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। ये कंट्रोल रूम से भेजी गई सीसीटीवी फुटेज थी। ऑफिस के हर कोने में कैमरे लगे थे और कुछ जगहों पर तो स्पाई कैमरे भी थे, जिनकी जानकारी सबको नहीं थी। वीडियो देखकर साफ पता चल रहा था कि एकता का दुपट्टा संजय चौहान की टेबल के कोने में अटक गया था और एकता ने मुड़कर गलती से उसे थप्पड़ मार दिया। विजय ने मोबाइल उसके सामने कर दिया। वीडियो देखते ही एकता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सांस जैसे सीने में अटक गई। ओह नो, मुझसे गलती हो गई। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने कैसे उन्हें सबके सामने थप्पड़ मार दिया? वो एकदम से खड़ी हो गई। यही वजह थी कि विजय को ये लड़की दिल से भाई थी। उसके साथ कोई कुछ गलत करे तो वो बर्दाश्त नहीं करती थी, पर अगर कभी उससे कोई गलती हो जाए तो वो अपनी गलती को स्वीकार करने में भी देर नहीं लगाती थी और माफी भी दिल से मांग लेती थी। वो थी ही बहुत प्यारी। रिलैक्स, बैठे रहिए, मैं संजय से खुद बात कर लूंगा, डोंट वरी। एकता ने फौरन टोका। आप क्या बात करेंगे? गलती मेरी है। मैंने हाथ उठाया तो माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए, वो भी सबके सामने, विजय ने गंभीर लहजे में कहा। मिस एकता, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस वही काफी है। नहीं सर, ये काफी नहीं है, ये गलत है, एकता ने जिद की। अब की बार विजय ने उसके माथे पर हाथ रखकर नरमी से कहा। एकता, माफी मुझे ही मांगनी चाहिए। एकता कुछ और कह पाती, इससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई और संजय चौहान अंदर आया। संजय चौहान, मिस एकता आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, विजय शर्मा ने कहा। एकता उठ खड़ी हुई। मिस्टर संजय, आप मेरे साथ बाहर आएं। एकता बाहर चली गई। विजय उसे देखता रह गया। संजय भी उसके पीछे बाहर पहुंचा। सारे ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी गौर से उन दोनों को देख रहे थे। मिस्टर संजय, मुझसे गलती हो गई, प्लीज, आई एम सो सॉरी। नहीं मैडम, संजय ने बीच में ही रोक दिया। सॉरी मत कहिए, मुझे पता है आप गलतफहमी का शिकार हुई थी। इट्स ओके। एकता बोली। नहीं, मैंने आपको सबके सामने बेइज्जत किया है, इसीलिए मुझे माफी तो मांगनी ही चाहिए। उसने सभी कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि संजय ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। मेरा दुपट्टा संजय की टेबल पर अटक गया था और मुझे लगा कि संजय ने मेरा दुपट्टा खींचा और मेरा हाथ उठ गया। मैं आप सब लोगों के सामने संजय से माफी चाहती हूँ। मेरी गलती समझकर मुझे उम्मीद है संजय मुझे माफ करेंगे और आगे से मैं थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश करूंगी। पहले सिचुएशन को देखूंगी, समझूंगी, उसके बाद रिएक्ट करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मेरा सम्मान मायने रखता है उसी तरीके से दूसरे का भी सम्मान मायने रखता है। एकता के मुंह से संजय ने जब ये बातें सुनी तो वो सोचने लगा कि ये लड़की कितने दिल की साफ है। और संजय ने एकता से कहा, मिस, मैंने आपको माफ कर दिया है। कभी कभार इस तरीके की गलतफहमियां हो सकती हैं। मैं समझता हूँ आप लड़की हैं और लड़कियों को आए दिन काफी चीजों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा सतर्क रहती हैं। और आपके साथ भी हो सकता है इस तरीके की घटनाएं पहले भी हुई हो, इसीलिए आपके दिमाग में वही चीज पहले आई। इसमें आपकी कोई ज्यादा गलती नहीं है। इंसान जीवन में जो देखता है वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। विजय एकता की सच्चाई देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। विजय ये बात अच्छे से जानता था कि अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार कर लेना और उसकी माफी मांग लेना
कोई आसान काम नहीं होता, उसके लिए भी गट्स चाहिए होते हैं। विजय ने तुरंत कहा, ठीक है संजय, अब आप जा सकते हैं। और बाकी कर्मचारियों से भी उसने कहा कि आप सब लोग भी अपने अपने कामों पर लग जाइए। संजय सिर झुकाए चला गया। विजय अपने ऑफिस में चला गया। उसके पीछे एकता भी उसके ऑफिस में ही आई और फिर बोली, मिस्टर विजय, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको और आपके ऑफिस को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। विजय ने एकता की तरफ देखा और बड़े ही शांति से बोला कि मिस एकता, आप बार बार माफी न मांगे। मेरी होने वाली पत्नी बार बार माफी मांगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। एकता एकदम से धक्क से रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। रात को एकता जब अपने घर पहुंची, एकता एक बार मेरी बात तो सुनो, उसकी माँ अनीता ने कहा। एकता गुस्से में बोली, मम्मा वो पागल है, ऐसे भी कोई शादी के लिए प्रपोज करता है क्या? मैंने साफ साफ उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है और उसकी कंपनी भी छोड़ दी है। अनीता ने प्यार से समझाया, बेटा अगर वो सीधे तरीके से तुम्हें अपनाना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? वो तुम्हारे साथ सच्चा है। अगर ऐसा ना होता तो वो भी आदित्य की तरह। प्लीज मम्मा, उसका नाम मत लीजिए, नफरत है मुझे, एकता ने कड़वे स्वर में कहा। इतने में दरवाजे पर विजय खड़ा नजर आया। उसने कहा, आंटी मुझे 5 मिनट मिल सकते हैं? मैं अकेले में इनसे बात करना चाहता हूँ। अनीता ने एक नजर बेटी को देखा और बाहर चली गई। एकता जब घर पर आई तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। इस वजह से अनीता जी तुरंत उसके पीछे चली आई और दरवाजा बंद करना भूल गई थी। कब विजय आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। विजय आगे बढ़ा, मैं नहीं जानता मिस एकता, मुझसे पहले आपकी जिंदगी में कोई था या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद आप सिर्फ मेरे बारे में सोचें। सच कहूँ तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपको सच्चाई के साथ अपनाना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आपके बिना वजह मुझसे रिजेक्ट क्यों कर दिया। एकता ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मेरी अमीर लोगों से नहीं बनती। विजय ने धैर्य से कहा, जरूरी नहीं कि सारे अमीर लोग खराब होते हैं। इंसान अपने स्वभाव से अच्छा और खराब होता है, अपने संस्कारों से अच्छा और खराब होता है। अमीरी और गरीबी से नहीं, बुरा इंसान बुरा ही होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। और ये भी जरूरी नहीं कि एक बार का बुरा तजुर्बा हर बार दोहराया जाए। एक मौका तो दीजिए। उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत थी। एकता का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। अगर धोखा दिया तो, एकता ने फुसफुसाकर कहा। विजय ने गहरी सांस ली। अगर धोखा ही देना हो तो शादी क्यों करूं? मैं तो आपको जीवन भर का साथ देना चाहता हूँ। एकता ने आंखें तरेरी। क्यों ऐसे देख रहे हो? विजय मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें पूरा वक्त देता हूँ, तुम सोच लो, उसके बाद मुझे जवाब देना, मैं इंतजार करूंगा। उधर आदित्य आरोही के पीछे पीछे भागा। आदित्य रुक जाओ, वरना। आरोही पूल के किनारे खड़ी उसे उंगली उठाकर चेतावनी दे रही थी। सामने खड़ा आदित्य उसे शरारती नजरों से देख रहा था। करीब मत आना आदित्य, आरोही ने फिर कहा, लेकिन अगले ही पल उसने उसे अपनी तरफ खींचा और पूल में कूदा दिया और खुद भी साथ में कूद गया। पानी में भीगते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। आरोही उसकी नजरों का मतलब समझ गई और घबराकर पूल से बाहर निकलने लगी। तभी आदित्य चौहान ने उसे पकड़ लिया और फिर से अपने पास खींच लिया। मैंने इजाजत नहीं दी जाने की। आदित्य चौहान उसके कान के करीब झुकते हुए बोला, हम डिनर पर जा रहे थे ना आदित्य? आरोही दांत कचकचाते हुए बोली। आदित्य मुस्कुराया, आज का डिनर मेरी मर्जी का, कल तुम्हारी मर्जी का। ये कहकर उसने एक आंख मारी। आरोही के सारे शब्द वहीं थम गए। आदित्य चौहान की संगत ने आरोही को सचमुच आसमान पर पहुंचा दिया। आदित्य और आरोही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। अट्रैक्शन और प्यार में फर्क होता है। कई बार लोग अट्रैक्शन को ही प्यार समझ बैठते हैं। हो सकता है जिंदगी के किसी मोड़ पर एकता और आदित्य कभी आमने सामने आ भी जाएं, लेकिन वो मुलाकात बरबस सरसरी होगी, क्योंकि अब दोनों के रास्ते अलग हैं। एकता ने विजय शर्मा से शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि विजय शर्मा एकता को खुले दिल से अपनाने को तैयार था और इसे एकता के स्टेटस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। विजय शर्मा के परिवार ने भी एकता को खुले दिल से अपनाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उनके लिए विजय की खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण थी। और जिस लड़की को विजय प्यार करता था वो लड़की उनके लिए भी बहुत प्यारी थी। विजय और एकता की शादी हो गई। विजय ने एकता की माँ अनीता जी को भी अपने साथ चलने को कहा। एक कोइंसिडेंस बहुत ही अच्छा था कि विजय और एकता दोनों की माँओं का नाम अनीता ही था, क्योंकि अनीता जी इधर अकेली रह गई थी और उनका एकता के अलावा कोई नहीं था।
अनीता जी ने पहले तो मना किया, लेकिन विजय नहीं माना। उसने कहा कि अगर आप यहाँ अकेली रहेंगी तो एकता भी परेशान रहेगी, और एकता परेशान रहे ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और आप भी अकेले यहाँ बुढ़ापे में परेशान ही होगी। जब विजय ने काफी रिक्वेस्ट की तो अनीता जी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। विजय अनीता जी की काफी रिस्पेक्ट करता था। अनीता सोचती थी कि उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि उन्हें इतना अच्छा दामाद भी मिलेगा जो उनकी इतनी इज्जत करेगा, उनका इतना ख्याल रखेगा। वह आज अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझ रही थी। वही एकता भी अब विजय शर्मा को दिलो जान से चाहने लगी थी, क्योंकि उसने देखा कि विजय सच में बहुत अच्छा इंसान है। उसने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी माँ को भी इज्जत दी, सम्मान दिया, और एकता परेशान न रहे इसीलिए उसने एकता की खुशी का पूरा ख्याल रखा और एकता की माँ का भी पूरा ख्याल रखा। आज एकता के दिल में सिर्फ विजय शर्मा ही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि पहला प्यार ही सच्चा प्यार हो, बल्कि सच्चा प्यार वो प्यार होता है जिसके बाद फिर किसी से भी प्यार ना हो, वही व्यक्ति जीवन का आधार बन जाए और उसके बाद फिर कोई और कभी उस तरह से ना पसंद आए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को हाइप दें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।